Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubha batch of class 11. So today we are going to finalize this chapter. This is the end. This is the last lecture of body fluids and circulation. So lymphatic system and disorders के बारे में बात करेंगे. तो before discussing this part, we will discuss about ये चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है about the cardiac output. Cardiac output का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ और हार्ट रेट कितना हो रहा है. ठीक है कि पर मिनट में हमारे हार्ट रेट कितना हो रहा है. 72 बीट्स पर मिनट होता है, राइट. दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एचआर. एसवी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रही है, पंप्ड बाय क्या, वेंट्रिकल पर सीसी. ओके, दैट मीन्स हार्ट रेट इक्वल टू नंबर ऑफ सीसी पर मिनट. ठीक है, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट क्या होगा, 70 ml होगा, क्योंकि जो एस है वो कितना होता है, 70 ml होता है, इनटू हमारा हार्ट रेट कितना होता है, 72 होता है. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारा हार्ट सॉरी कार्डियक आउटपुट कितना होता है. दिस इज द कार्डियक आउटपुट जो कि कितना है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर. ठीक है, सो दिस इज द कार्डियक आउटपुट. अगर क्वेश्चंस किसी भी तरह का आए तो इस फॉर्मूले पे आप कर सकते हैं. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग हार्ट रेट, हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हार्ट रेट को अफेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले ऑटोनोमिक इनर्वेशन, दैट इज वेगस नर्व है. ठीक है, ये आप नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स दैट आर प्रेजेंट. वेगस नर्व जिसमें क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है. अगर वेगस नर्व है, ऑटोमेटिक इनर्वेशन है, तो हार्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और एसिटाइल कोलाइन है जो हेल्प कर रहा है हार्ट रेट डिक्रीज होने में. दूसरा हार्मोन्स, फिटनेस लेवल्स एंड एज. अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम, जो अभी हमने पढ़ा है और जब हमने कार्डियक आउटपुट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहे हैं. पहला हार्ट साइज, दूसरा एक इंसान कितना फिट है, तीसरा जेंडर, क्या वो मेल है वो फीमेल है, या कंट्रैक्टिलिटी या ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन, प्री लोड या आफ्टर लोड दैट इज रेजिस्टेंस. तो ये सारी चीजें जो है अफेक्ट कर रही है किसी स्ट्रोक वॉल्यूम को. अगर क्वेश्चन आता है इफ हार्ट पंप्स 7 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट देन कैलकुलेट हार्ट रेट, जैसे कि आपको पता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू एस वी इंटू हार्ट रेट. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, 7000, क्योंकि 7 लीटर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. तो यहाँ पे कितना दिया, 7 लीटर ऑफ ब्लड अगर हार्ट पंप कर रहा है ब्लड पर मिनट, तो हमारे हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला. दैट मीन्स हमारा कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है. तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 7 लीटर मतलब 7000 ml. और एच आर क्योंकि हार्ट रेट हमें निकालना है, और एस वी कितना है, 70 ml, ये हमें पता है. ठीक है, 7000/70 दैट इज एच आर इक्वल टू 100. हार्ट रेट कितना हुआ, 100 हुआ. दैट मीन्स अगर हम देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम किस में हाईएस्ट होता है, जो एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिक्स में जो स्पेशली जो गेम्स प्ले करते हैं जो एथलीट्स, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. ठीक है, दूसरा अगर हम देखें यंग एडल्ट्स में, और तीसरा सीनियर सिटीजन में जो स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि जब एक इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी बॉडी की सारी चीज़ें जो हैं, सारे ऑर्गन्स वो भी धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं. तो इसी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा एथलेट में होगा, उसके बाद थोड़ा कम यंग एडल्ट्स में, उसके बाद सीनियर सिटीजन में. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड. कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जब भी सपोज हमारा एक टिश्यू इंज्योर्ड हो गया, हमें कट हो गई, दैट उस कट के बाद क्या होगा, इट विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट मीन्स विद ये क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम. ठीक है, अभी इस एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे. और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है वो डिसइंटीग्रेट और रिलीज करेगा क्या, प्लेटलेट फैक्टर 3, दैट मीन्स प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये प्लेटलेट फैक्टर 3 किस पे काम करेगा, कैल्शियम 2+ एंड प्रोटीन. और ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट दोनों किस किस एंजाइम में एक्ट करेंगे, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज. अब प्रोथ्रोम्बोकाइनेज ये क्या करेंगे, दैट विल इनएक्टिवेट हेपारिन. हेपारिन को इनएक्टिवेट कर देगा और क्या कैटेलाइज करेगा, थ्रोम्बिन. अब थ्रोम्बिन कैसे बना, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम 2+ एक्ट करेगा, देन इट विल फॉर्म थ्रोम्बिन. अब थ्रोम्बिन क्या कैटेलाइज कर रहा है, फिब्रिन कर रहा है. दैट मीन्स फिब्रिनोजन is getting converted into fibrin, that
दैट मीन्स थ्रोबिन जो कैटेलाइज कर फिब्रिन, वो फिब्रिन कहाँ से है, फिब्रिनोजन कैटेलाइज कर रहा है फिब्रिन को। और फिब्रिन और जो ब्लड सेल्स होगा वही होगा हमारा क्लॉट जो हमने पढ़ा। ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस किया, इसमें क्या कॉमन है, क्या कि जब भी एक कट होता है तो जो ब्लड क्लॉट हो जाती है, क्लॉटिंग का प्रोसेस, क्लॉटिंग कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं हमारे ब्लड में, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है। और हमें जो है फर्दर थोड़ा सा भी कट होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं दौड़ते हैं, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होता है उस केस में ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि कट ज़्यादा होता है। तो ये सारी जो फिब्रिन फिब्रिनोजन ये सारी चीज़ों को एक्टिव होने में बहुत टाइम लगती है। इन दैट केस ए पर्सन नीड टू टेक टू द मेडिकल हॉस्पिटल, राइट। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, कौन कंडक्ट कर रहा है, मसल्स कंडक्ट कर, डेफिनेटली मसल्स आर द कंडक्शन सिस्टम। दे आर मॉडिफाइड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या होता है, नोडल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, ऑटोमेसिटी एंड ऑटोरेदमिसिटी। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट द एसे नोड और साइनो एट्रियल नोड। ये कहाँ है, इट इज बीनीथ द सुपीरियर वेना कवा। जो सुपीरियर वेना कवा है उसके अंडर पाया जाता है ऐसे नोड। और ये क्या है, पीस मेकर है। कभी कभार किसी की हार्ट जो है डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे नोड जो है वल्व खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये पेस मेकर जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीपोलराइजेशन मिनट हमें देखने को मिलता है, डेट इज 70 to 75। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ एट्रिया होता है। एवी नोड की बात करें तो यहाँ पे इंटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है पिछले क्लास में। इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये पैसेटर है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस कितना, 40 to 45 डीपोलराइजेशन पर मिनट। बंडल ऑफ हील्स की बात करें तो ये सिग्नल रिसीव कर रहा है कहाँ से, एवी नोड से। और लेफ्ट और बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल, क्योंकि आपने देखा था बंडल ऑफ हीट से जो ब्लड वेसल्स आपने देखा था हार्ट में, वहाँ पे बंडल ऑफ हीट से ये सिग्नल रिसीव करें कहाँ से, एवी नोड से। और कहाँ कहाँ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के बंडल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरकिंजी फाइबर्स। दिस इज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ सिग्नल, दे गिव सिग्नल टू कार्डियक मसल्स। ये किसको सिग्नल दे रहे हैं, टू द कार्डियक मसल्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, दैट इज फॉर्मेशन या मैचुरेशन हो रहा है, वहाँ पे हमारा रेड बोन मेरो मिल रहा है। और थाइमस, बेसिकली थाइमस में हमारा रेड बोन, आई मीन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जहाँ पे हम रेड बोन मेरो मैच्योर हो रहे हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का काम क्या है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हुआ तो हमारी बॉडी फाइट करने की कैपेसिटी रखती है, राइट। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ओके, हम बात करेंगे लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जा रहा है, टू द टिश्यूज, ब्लड टू द टिश्यूज, एंड अगेन ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यूज। ग्लूकोज जा रहा है हमारी बॉडी को, टिश्यूज को, ठीक है। और यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है, राइट। उसके बाद इन सारी चीज़ों की जो लीकेज होगी वो कहाँ है, लिम्फ में आ रही है। और वो लिम्फ कहाँ जा रहा है, दैट मीन्स उस lymphatic capillary में, and then it is moving on to the lymphatic vessel. And lymphatic vessel कहाँ है, lymphatic duct में, then vena cava, and then to the blood, ठीक है। और लिम्फ कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। लिम्फेटिक वेसल्स में के पास क्या होता है, वल्व प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ का कलर कैसा होता है, इट्स पेल येलो। और इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्ट, कैल्शियम आयंस, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स में लिंक, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। डिसऑर्डर क्या क्या है, पहला एब्सेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, दैट इज लिम्फेडिमा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स जिसको कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, दैट इज लिम्फेडाइटिस। अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के जितनी भी बीमारियां हो रही वो कैसे हो रही, हमारी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल है, जो लोग मोमोज पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसके कारण हमारा लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में डिपॉजिट होता है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इन द ब्लड वेसल्स। तो ये दिख रहा है आपको, ये डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स में। जिसके कारण बीमारी का नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस और सीएडी। इसके कारण जो ये हमारा जो डिपॉजिट हो गया एलडीएल इनसाइड द बॉडी जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके कारण ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना मतलब हाइपरटेंशन। दैट मीन्स अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स हमारे जो ब्लड है हार्ट में वो फ्लो कम होगा। जब हार्ट में ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। दैट मीन्स जब हमारा हार्ट जो है व्हेन इट विल फेल टू मीट द बॉडी डिमांड्स, तब
हार्ट जो है हार्ट फेल होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और यू कैन से हार्ट अटैक। ठीक है, तो अगर हार्ट अटैक आता है किसी को, किसी भी पर्सन को, तो इट डजेंट मीन कि एक पर्सन खत्म हो जाएगा। उस टाइम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बाईपास सर्जरी। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो दैट मीन्स डेफिनेटली जो हार्ट है वो कंप्लीटली बंद हो गया रुकना। लेकिन जब अगर सिर्फ हार्ट अटैक आता है तो वहाँ पे चांसेस है कि थोड़ा बहुत पेशेंट को बचाया जा सकता है थ्रू द बाईपास सर्जरी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में देर इज नो चांस, पर्सन डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन की बात करें तो दिस इज द नॉर्मल बीपी लेवल, कितना होता है 120/80 होता है। लेकिन अगर ये बढ़ गया सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर तो ये हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए डेंजरस है? फॉर द ब्रेन, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है इसके कारण, और एंजिना दैट इज चेस्ट में पेन होना, उसके कारण उसका भी रीजन यही है हाइपरटेंशन, और हार्ट फेलियर भी हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की देखें अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, hypertension is the term for the blood pressure that is higher than the normal। जो normal blood pressure level है हमारा क्या है 120/80। in this measurement 120 mmHg क्या है is the systolic pressure जैसा कि मैंने कहा, और pumping pressure, और 80 mmHg क्या है diastolic pressure, और you can say resting pressure। if repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, अगर बार बार blood pressure चेक की जाए और 140/90 आता है और इससे ज़्यादा भी आता है तो उस इंसान को हाई ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन, एंड दैट विल लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अगर हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है सबसे पहला असर कहाँ होता है? किडनी एंड ब्रेन पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये डिजीज क्या है? दिस इज ऑफन रिफर टू इज एथेरोस्क्लेरोसिस। दैट मीन्स जैसे कि मैंने कहा ये किसको अफेक्ट करेगा? वेसल्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं कहाँ? डायरेक्टली टू द हार्ट मसल। दैट इज इट इज कॉज विद द डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम फैट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज ऑयली चीज़ें खाते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ? हमारे ब्लड वेसल्स पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। किसी तरह की बैड कोलेस्ट्रॉल अगर खा रहे हैं, या फाइब्रस टिश्यू जो हमारे ल्यूमन ऑफ आर्टरीज को मोटा कर दे रहा है, पतला कर दे रहा है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो हमारे हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है, और जिसी की वजह से जो एक इंसान को हार्ट फेल हो जा रहा है। तीसरा अगर हम बात करें एंजिना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस, सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। हाँ, अगर चेस्ट पेन होता है किसकी वजह से? अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे हार्ट को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण एंजिना प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज नोन एज एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना कैन occur in man and age and women of any age, but it is more common among the middle aged and elderly। तो एंजिना जो है ये मेन और वुमेन दोनों को हो सकता है किसी भी एज में, लेकिन ज़्यादातर ये कॉमन है मिडिल एज के लोग, जो लोग हैं 40+, और ये जो एल्डर हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये क्यों हो रहा है? इट ओकर्स ड्यू टू द कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। दैट मीन्स अगर हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है बॉडी में तो इस तरह की प्रॉब्लम चेस्ट में होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ट फेलियर की, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स हार्ट फेलियर का मतलब है जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर रहा है, और हमारी जो नीड है बॉडी की वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? लंग्स की कंजेशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। दैट मीन्स अगर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर की डिफरेंसेस की बात की जाए तो हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंसेस इतना ही है कि हार्ट फेल में जो है, या जो हार्ट अटैक होता है उसमें जो हार्ट मसल है वहाँ पे प्रॉपर अगर बर्स ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रही है। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट की बात की जाए तो हमारा हार्ट जो है वो धड़कना ही बंद हो गया है। दैट इज कार्डियक अरेस्ट, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कार्डियक अरेस्ट एंड द हार्ट अटैक। ठीक है, तो यहीं तक था आज का क्लास अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी न्यू चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।